जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का न्यूट्रिशन एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मालूम है आपको कि इतिहास श्रृंखला को हम लेके चल रहे हैं और पिछला जो लेक्चर था उसमें पाषाण काल और ताम पाषाण काल को हम लोग देख चुके हैं, जो भी उसके महत्वपूर्ण आयाम थे। आज हम लोग को देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का, जिससे लगभग हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक बहुत ही विकसित सभ्यता की खोज हुई। सन 1921 में जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे सर जॉन मार्शल साहब, उनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ और दयाराम साहनी जी ने यहाँ से एक बहुत ही विकसित सभ्यता का पता लगाया, जिसका जो सर्वप्रथम जहाँ उत्खनन किया गया वो हड़प्पा नामक स्थल था, जो कि पड़ता है आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, उसमें एक ज़िला है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, उसी पे ये हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया। इसीलिए इसके नामकरण में हड़प्पा सभ्यता, या हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि सर्वप्रथम इस स्थल की खोज हुई, तो उसी आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया। अच्छा, एक और नाम हमको देखने को मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी सभ्यताओं का उदय हुआ है वो लगभग सारी सभ्यताओं का जो उदय हुआ वो नदी घाटियों के आसपास ही हुआ है, नदियों के आसपास ही हुआ है। जैसे आप जाएंगे मिस्र में, मिस्र जो यूरोप का उत्तरी हिस्सा तो वहाँ से नील नदी गुजरती है। तो कहा जाता है कि जो आपका मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी का वरदान है, या नील नदी की ही देन है। शायद नील नदी अगर ना होती वहाँ पे, तो जो सहारा रेगिस्तान है वो पूरे उत्तरी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के पूरे उत्तरी हिस्से में फैला होता। और इसी तरह से आप जाएंगे मेसोपोटामिया, जो कि पूर्वी दक्षिणी टर्की जो आज का है, सीरिया का पूर्वी भाग और इराक जो पूरा है, हमारा लगभग अधिकांश इराक का हिस्सा है, वहाँ पर भी एक सभ्यता का उदय हुआ जिसका नाम मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। सुमेरियन एक स्थल है उसमें असल में। तो वो भी जो सभ्यताओं का, ऐसी लगभग 80 सभ्यताओं का उदय होता है, जितने भी सातों महाद्वीप हैं, बहुत सारी सभ्यताएं मिली हैं। अमेरिका में जाएंगे, मैक्सिको में जाएंगे, तो उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको कि नदी घाटी नदियों के आसपास ही विकसित हुई हैं वो। उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, वो भी सिंधु नदी और इसका एक पूरा विकसित नदी तंत्र था, इसकी जितनी भी सहायक नदियों हैं उसके आसपास ही जितने इसके बहुत सारे नगर, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसमें कि 7-8 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विकसित नगर इसमें पाए गए हैं। उसके बारे में डिटेल अध्ययन अभी देखेंगे आगे। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए हैं वो नदियों के किनारे ही हुए। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम रखा गया इतिहासकारों द्वारा, वो सिंधु सभ्यता है। अच्छा, 20वीं शताब्दी के दूसरी दशक तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी को। एक कैसी थी, गुमनाम सभ्यता थी। अंग्रेजों का मानना था कि यहाँ सभ्यता कहाँ आई तो हम लोग आए हैं इनको सुधारने के लिए या कुछ शिक्षित बनाने के लिए, ऐसा उनका एक दृष्टिकोण था लेकिन 1921 में जब खोज होती है और इसमें इन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी इन लोगों के सहयोग से सर्वप्रथम इन्हीं ने अपना उत्खनन कार्य शुरू किया। और सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर जब खुदाई हुई तो एक 1921 में एक नया चीज़ उभर के आई कि यहाँ पर भी सभ्यता है बहुत। और जो आगे जब जैसे जैसे खुदाई का आगे बढ़ा क्रम, तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिली उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका हम लोग देखेंगे क्रम क्या रहा है, विस्तार इसका सभ्यता का विस्तार कितने एरिया में था, किस शेप में इसका विस्तार रहा है और
ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी और दक्षिणी जो है। ये प्रश्न आपको बहुत सारे विभिन्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो है, तो इनको एकदम रट लेना है, दिमाग में छपा होना चाहिए आपके में जो है। तो जैसे कि इसमें दे रखा मांडा, मांडा हमारा जो है सबसे उत्तरी स्थल है ये। आलमगीरपुर आपका या पूर्वी स्थल हो जाएगा हमारा। और दक्षिणी स्थल जैसे कि इसमें है दैमाबाद, और पश्चिमी सभ्यता का जो सबसे पश्चिम में जो स्थल खोजा गया वो खुद कांगे डोर है, बलूचिस्तान जो आज का है पाकिस्तान प्रांत का, वहाँ ये खोजा गया है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तरी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद। अच्छा, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जो टोटल विस्तार सभ्यता का पाया गया है वो एरिया इसका टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैली हुई है ये सभ्यता। और जो शेप है इसका वो ट्रायंगल के शेप में है, इस तरह से लगभग त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार में जो है, इसके बीच में ही सारे स्थल इस तरह से मतलब हमको मिले हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी कि किस आकार में इसका विस्तार है जो है, तो कौन सा आकार है, त्रिभुजाकार, और एरिया इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थल जो मिले हुए हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। अच्छा, काल निर्धारण क्रम में हम लोग देखेंगे इसको अगर, तो कितनी प्राचीन सभ्यता थी ये, तो आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है ये, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व ये, और 2000 जो चल ही रहा है हमारा जो है 2024 आज वर्तमान में हम लोग हैं, तो लगभग आज से 4,500 वर्ष पहले की सभ्यता जो है। और इसका जो काल निर्धारण किया गया है ये रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर किया गया है। इसमें होता ऐसा है कि जो दफन हो जाती हैं वस्तुएं या बहुत सारे जीवाश्म, पेड़ पौधे वगैरह, तो उसमें कार्बन की मात्रा को हम लोग, साइंस का काम है बेसिकली ये, साइंटिस्ट देखते हैं कि उसमें कार्बन कितनी मात्रा में है, उसके ही आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए अगर कार्बन की मात्रा उसमें आधी रह जाती है तो लगभग ऐसा मानते हैं कि वो नियर अबाउट 5500 साल के, लगभग 5,500 साल पुराना जो है वो वस्तु रही है उसमें, या इतनी प्राचीन है वो। हम लोग देखेंगे इसी क्रम में कि किसी भी सभ्यता का विकास होता है अगर, पहले शुरुआती चरण होता है जो है, शुरुआती आरंभिक अवस्था जैसे कि, उसके बाद परिपक्व अवस्था उसकी आएगी, उसके बाद उत्तर अवस्था। तो आरंभिक अवस्था का जो काल है वो बेसिकली मानते हैं 2500 से 2200 ईसा पूर्व के समथिंग। उसके बाद जो परिपक्व काल है इसमें बहुत सारे विकसित नगरों को हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो काल निर्धारण है वो है लगभग 2200 से 2000 ईसा पूर्व के, ये परिपक्व काल मानते हैं इस सभ्यता का। उसके बाद इस सभ्यता का पतन, या कहें कि अपने ढलान की ओर आ जाती है और धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है इसका। और लगभग 1750 या ईस्वी पूर्व आते आते जो है 1750 तक इस सभ्यता का जो है अवसान होना शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे रीजन बताए गए हैं कि क्यों आखिर ये सभ्यता विलीन हुई। विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं अपने, तो वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हम लोग को जो देखना है वो इनके बारे में डिटेल अध्ययन करना है,
जो मुख्यतः 7 नगर यहाँ से मिले हुए हैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। हड़प्पा जैसे बताया कि पंजाब में पड़ता है, मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में ही है। चन्हूदड़ो ये भी सिंध में ही है। लोथल भारत में ही पाया जाता, गुजरात में। कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है। बनावली हरियाणा। कांगेडोर अभी देखा था, ये सबसे पश्चिमी स्थल था जो कि, और ये बलूचिस्तान प्रांत है जो पाकिस्तान उसमें पड़ता है ये। तो अच्छा, जो उत्तर हड़प्पा कालीन जो स्थल मिले हुए हैं वो रंगपुर और रोजदी, ये 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं इसमें। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल अध्ययन में क्या है आगे। अच्छा, ये जैसा कि बताया शुरुआत में ही हमने कि जितने भी नगर स्थल इसमें पाए गए हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे हैं, जो है नदियों के किनारे हैं। उनकी खोज अलग अलग जो पुरातत्वविदों ने की है और अलग अलग वर्षों में हुई है। तो और वर्तमान स्थिति उनकी कहाँ है आज देखें कि वर्तमान स्थिति सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा स्थल जो है खोजा गया, जो कि रावी नदी के किनारे पर। किसने की इसकी खोज? दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में, पंजाब पाकिस्तान। जो सेकंड स्थल है यहाँ का वो है मोहनजोदड़ो, इस सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। इसकी खोज कब हुई? 1922 में, और राखालदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। और ये भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में है, लेकिन ये पंजाब प्रांत में था, ये सिंध प्रांत में है। जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता का वो है चन्हूदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर ही मिला है हमको। अर्नेस्ट मैके साहब ने इसका उत्खनन 1935 में किया, और ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत में ही है ये भी, जो है। नेक्स्ट स्थल है जो कि कालीबंगन, ये पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे पर बीबी लाल एंड बी के थापर 1951 में इन्होंने इसका पता लगाया, और साथ में कि किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है ये, जो भारत में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान में हनुमानगढ़ देखें तो सबसे उत्तरी हिस्से में जो है, सबसे उत्तर से शुरू करेंगे तो सबसे पहला जिला हनुमानगढ़ ही मिलता है। मैप में जाएंगे आप लोग देखेंगे तो ये वहाँ पे कालीबंगन खोजा गया है। कोट दीजी जो स्थल है ये भी सिंधु नदी के किनारे है। देखो सर्वाधिक जो है सिंधु किनारे ही मिल रहे हैं, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी। यही वजह है कि इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है, क्योंकि सिंधु नदी ही ज़्यादातर मिलेगी आपको, या आपको उसकी सहायक नदियां हैं इसमें। तो कोट दीजी जो है ना, वो उसका जो पता लगाया फजल अहमद खान ने, जो है फजल अहमद खान 1953 में 1953 में इसको इन्होंने खोजा, कोट दीजी सभ्यता को। और ये भी सिंध प्रांत में ही है, पाकिस्तान वाले हिस्से में जो कि पड़ता है। नेक्स्ट जो स्थल है यहाँ का वो है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? भादर नदी के किनारे रंगपुर स्थल खोजा गया। किसने खोज की? SR राव ने 1953 से 1954 ईस्वी में। और ये जो गुजरात है हमारा, उसमें अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आज के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कौन सा? रंगपुर। वो खोज करने वाले कौन हैं? SR राव साहब। 1953-54 में इसका उत्खनन हुआ। नेक्स्ट स्थल जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण रोपड़, जो कि सतलज के किनारे, सतलज नदी है जो पंजाब में, उसके किनारे खोजा गया है। और खोज करने वाले इतिहासकार का नाम, पुरातत्वविद का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। 1953 में इसका खोज हुआ। ये पंजाब में ही पड़ता है हमारा, जो भारत वाला हिस्सा पंजाब का है, क्योंकि ये भी पंजाब है लेकिन ये पाकिस्तान वाला, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो
जो रोपड़ है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये, भारत का रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ही है। लोथल, लोथल स्थल है वो जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और खोज करने वाले SR राव, जिसकी खोज 1955 में की इन्होंने, 1955 में, जो गुजरात के अहमदाबाद में ये भी है। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? दो, एक तो रंगपुर और दूसरा लोथल। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्थल इसका महत्वपूर्ण है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जब देखे थे हम लोग कि सबसे पूर्वी स्थल इस सभ्यता का, पूर्वी स्थल भी है सर्वाधिक। और ये कहाँ पे है, किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के तट पे इसकी खोज की गई है। यज्ञदत्त शर्मा ने की इसकी खोज जो है, और वो 1958 में। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, आधुनिक मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उस वहीं पे इसका खोज किया गया, आलमगीरपुर का। नेक्स्ट जो स्थल है सभ्यता का महत्वपूर्ण, सूचकांगेर, जो कि दास्क नदी के किनारे पर है, दास्क। इसकी जिसने खोज की है उनका नाम है RL स्टाइन, और 1928 में इसको खोज निकाला इन्होंने। ये जो पाकिस्तान का मकरान तट, मतलब अरब सागर का से लगा हुआ मकरान तट है, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान या इस सभ्यता का भी पश्चिमी स्थल है जो है, तो वहाँ पर सूचकांगेर नामक जो स्थल है वो खोजा गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थल है इसका बनावली। बनावली जो सरस्वती नदी है उसके किनारे खोजा गया, और खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है RS बिष्ट। 1973 1973 में इसको खोजा गया। और हरियाणा का जो फतेहाबाद है, वर्तमान में फतेहाबाद ज़िले में इस स्थल को खोजा गया है। और नेक्स्ट और आखिरी जो स्थल इसका महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे धौलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये। JP जोशी और RS बिष्ट साहब ने इसको 1967 में खोजा। और गुजरात का जो कच्छ है, तो गुजरात के कच्छ से लगा हुआ या जो कच्छ जिला है उसी में इसको खोजा गया, धौलावीरा को। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल थे इनको याद करना है एकदम, जैसे किसने खोज की, कब हुई है, और कौन सी नदी। ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का PCS पे एग्ज़ाम हो। तो लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 स्लाइड्स जो आपने डिस्कस की है ये रही है। हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग को देखना है जो स्थल हम लोग देखे हैं पीछे, जो महत्वपूर्ण 7-8 नगर कि किसने किसने खोज की, उसमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। क्योंकि इतिहास लेखन का एक सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ वहाँ से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो अवशेष मिलते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, वस्तुओं के फॉर्म में हो, बर्तनों के फॉर्म में हो जो है, और बहुत सारे पत्थरों पर भी अभिलेख पाए गए हैं। पत्थरों पे है, ताम्रपत्र भी हैं, और जो जैसे कि तांबे के हैं, शिलालेख वगैरह होते हैं, असल पत्थर के वही पत्थर के ही होते हैं सारे। तो उन पे जो लिखा गया है और जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे बहुत सारे संदर्भ हमको देखने को, इतिहासकारों ने बहुत सारे मतलब निकालते हैं उससे। उसी से इतिहास लेखन का जैसे शुरुआत में देखा था कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पुरातत्व साक्ष्य में देखेंगे यहाँ से क्या क्या मिला हमको, और उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कि उस समय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इतने, आज से 4-4.5 साल पुरानी सभ्यता है, कितने विकसित थे, और मतलब कितनी समझ थी उनकी चीज़ों के बारे में। ये सारा कुछ हमको जानने को मिलेगा इससे, कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, कैसे रहते थे वो, ठीक है ना। तो व्यापार कैसे था, कृषि कैसे थी उस समय की, धर्म जो आज हम लोग मान रहे हैं इसी रूप में था या किसी अलग रूप में, ये सारे पक्ष हम लोगों को, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो उन लोगों का, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, ये सब देखने को हमको मिलेंगे। वो निष्कर्ष निकाला जाता है वहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं के आधार पे। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो स्थल है, सबसे पहला स्थल जो है यहाँ का वो है हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा स्थल के बारे में जो स्टुअर्ट पिगट हैं, इन्होंने इसे क्या कहा, अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है।
अर्थात उद्योगों का विकास यहाँ पे, या कहें कि एक नगरीय सभ्यता रही होगी अपने विकसित रूप में, इसीलिए इन्होंने इसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। और एक और चीज़ इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में कही है। इन्हें कहा है विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी। मतलब जो भी ये इतना विस्तार देखा हमने, जैसे कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर समथिंग उसमें था जो है, तो इस पूरे साम्राज्य की जो जुड़वा राजधानी की संख्या किसे दिया है इन्होंने? हड़प्पा स्थल को, स्टुअर्ट पिगट ने। हम लोग देखें कि हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ठीक, तो यहाँ से क्या मिला हमको? एक कब्रिस्तान मिला है, और उसका नामकरण भी है उस पर। क्या है उसका नाम? R37 समाधान पेटिका, जिसमें बॉडी को जो है लिटा के और दफन करते हैं, वो पेटी भी यहाँ से मिली हुई है। शंख का वैल, शंख जो छोटे छोटे शंख होते हैं उससे जोड़ के कैसे बैल बनाया गया है, ये वहाँ से हमको देखने को मिलता है, हड़प्पा से। और एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इस ऐसी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है कि गर्भाशय से वृक्ष निकलता हुआ। ऐसा माना गया है कि ये शायद उर्वरता की देवी हैं, जो संसार का पालन करती हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये हम लोग खा पी रहे हैं। ऐसा इतिहासकारों ने इनका मतलब निकाला कि ये जो है उर्वरता की देवी का मूर्ति है। गेहूं, जौ, इसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अच्छा, बहुत बड़ा अन्नागार मिला यहाँ से, मतलब अन्न रखने, अनाज रखने का जो कोठार, वो भी प्राप्त हुआ है। और स्वास्तिक इस तरह से जो होता, स्वास्तिक चक्र, सीपी का पैमाना, ये सारी वस्तुएं हम लोग को हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो पूछ लेता है कि R37 क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कब्रिस्तान का नाम है ये। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से। अन्नागार पूछता है बहुत सारा, अन्नागार, और ये स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जो कि किसका प्रतीक है? उर्वरता की देवी का प्रतीक है। जो कि नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना प्राप्त हुई है वो है बृहद स्नानागार। एक बहुत ही विशाल स्नानागार मिला है, जो जिसकी जो ज़मीन की सतह है वो ईंटों से बंधी हुई है, पक्की ईंटों के साथ में। उसमें साइड में कुआं है, कुआं से हौज से पानी भरते हैं, और दोनों तरफ वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए घर बने हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो धार्मिक कृत करते होंगे ये लोग अपना, तो उसके लिए ही इसको निर्माण किया गया है वहाँ पे। माता देवी की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति भी हम लोग कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, एक ये चीज़ मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो कि त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि उस समय भी नृत्य जैसी जो कला है उसका चलन रहा होगा समाज में। लोग तभी, समाज का ही दर्पण होता है, कोई भी आर्ट हो, साहित्य हो, समाज को ही दिखाता है उस समय, तात्कालिक समाज को। तो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, उससे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला है। राज मुद्रांक जो है, राज्य मुद्रांक का प्राप्त हुआ यहाँ से। और मुद्रा पर अंकित पशुपति, 3 सिंग वाले एक मुकुट लगाए हुए कोई देव बैठे हुए हैं, और जिनके चारों ओर जानवर हैं, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इस तरह से, और कैसे हैं ये? ध्यान मुद्रा में है। जो पशुपति की मूर्ति मिली है मुद्रा पर अंकित, ये ध्यान मुद्रा में है ये। अच्छा, सूती कपड़ा, इसके भी साक्ष्य मिले यहाँ से। और हाथी का कपाल खंड, हाथी का जो सर होता है उसका जो
हड्डी का जो आकार होता है उसका कपाल का, वो भी वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। और गले हुए तांबे के साक्ष्य, अर्थात तांबे के गलन की जो विधि है वो लोग जानते थे उस समय, यानी धातु ज्ञान भी उस समय के लोगों को रहा होगा। और कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं, अर्थात पकाते हैं जो बर्तनों को पकाने वाले कुंभकार होते हैं, जो वहाँ पे 6 भट्टियाँ मिली हैं वहाँ पे। कहाँ से प्राप्त हुआ है हम सबको? मोहनजोदड़ो से ये मिला हुआ है सारा। तराजू, जो कि मिट्टी के तराजू हैं, और सबसे बड़ी ईंट, ईंट का आकार जिसका सबसे बड़ी ईंट है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अच्छा, इस समय पकी ईंटों का उपयोग होने लगा है। अभी जब हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे ताम्रपाषाण काल में, वहाँ कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हो रहा था। यहाँ तक आते आते लोगों ने पकी ईंटों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्थल है जो वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से हमको क्या क्या मिला हुआ है ये देखते हैं जो है। चन्हूदड़ो से जो मिला हुआ है वो कैसा है? वक्राकार ईंट। वैसे ईंट का आकार जो होता है वो आयताकार होता है ऐसे, लेकिन यहाँ जो मिली हुई है वो इस फॉर्म में ईंट है। मन का कारखाना तथा भट्टी। मन का मतलब जो गुड़िया बोलते हैं, माला में पिरोए जाते हैं, जो धागे में पिरो के पहनते हैं, उनको मन का कहते हैं। तो मन का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसे पकाने के लिए भट्टी, क्योंकि मिट्टी के बना हो तो पकाना ही पड़ेगा, उसकी भट्टी ही मिली। अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी मिट्टी का ही होगा। मिट्टी का जो उसको जो कि अलंकृत है वो हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो से। और कंघा, लिपस्टिक, गाड़ी मिट्टी की, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? चन्हूदड़ो से। अच्छा, कंघा लिपस्टिक यहाँ से इससे क्या कि इस समय भी लोग प्रसाधन या सौंदर्य के ऊपर ध्यान देते होंगे जो है। नेक्स्ट स्थल है जो वो है लोथल। प्रसाधन मंजूषा यहाँ से मिलना ही दर्शाता है कि लोग सजने संवरने पे ध्यान देते थे इस समय के। लोथल के जो प्रमुख, जो लोथल प्राप्त जो जगह है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है इस सभ्यता का। और बहुत सारी मोहरें मिली हैं, जिसमें फारस का भी बहुत सारी मोहरें हैं यहाँ से। मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता है वहाँ की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं लोथल से। इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बंदरगाह नगर था ये लोथल, और यहाँ से प्रचुर मात्रा में व्यापार होता था। व्यापार के जो स्थल थे वो बेसिकली 3 जगह व्यापार होता था। एक तो हमारा मध्य एशिया, मध्य एशिया में जो आज के जितने भी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, काजिकिस्तान, ये जितने राष्ट्र 4-5 देश हैं, ये मध्य एशिया कहे जाते हैं। तो जो यहाँ व्यापार होता था वो तो आपका दर्रों के द्वारा होगा, हिमालय पार जो बीच में जो दर्रे हैं। लेकिन जो पश्चिम के 2 सभ्यताएं हैं, एक तो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता, इससे जो व्यापार होता था वो लोथल जो बंदरगाह है ना, यहाँ से होता था। और बहुत सारी अवशेष जो मिले हैं यहाँ से, उस मोहरें भी मिली हैं, कुछ यहाँ मेसोपोटामिया की भी हैं और वहाँ तो वो प्राप्त हुई हैं। अच्छा, तो एक तो प्रमुख बंदरगाह है जो है, धान बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फारस की मोहर, जैसे बताया हमने कि फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है। समाधियाँ मिली हैं यहाँ से, 20 समाधियाँ जो है एक साथ मिली हैं। उसमें क्या है, 3 समाधियाँ ऐसी भी हैं जो कि युगल समाधियाँ हैं, यानी जोड़े से उनको दफनाया गया है। 3 समाधियाँ उसमें ऐसी भी हैं।
और नगर कैसा है? रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नगर है। कौन सा? लोथल। ये जो नगर है वो रक्षा प्राचीर से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको घेरा गया है कि कोई चोर वगैरह चोरी ना करें यहाँ से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको, दुर्ग को घेर दिया गया। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर ये दो फैक्ट। एक तो जुते हुए खेत, चूड़ियाँ, ये कालीबंगा से मिले हुए हैं। विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, इनको बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलना आप। जुते हुए खेत और चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ जो मिली हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। सिलवट्टा भी यहाँ से मिला है हमको। छाप, छाप मतलब रंगाई वाला जो हिस्सा होता है, कपड़े को रंगाने, रंगाई उद्योग होता है, उसे छाप बोलते हैं असल में। सूती कपड़े को रंगने का काम कहाँ पे? कालीबंगा ने बहुत, मतलब वहाँ पे साक्ष्य हुआ मिला है हमको कालीबंगा से, अर्थात यहाँ पे कपड़े की छपाई होती थी। मिट्टी के मन के मिले हैं। मोहरें बहुत सारी मिली हैं यहाँ, बेलनाकार मोहरें हैं। मिट्टी के बहुत सारे खिलौने मिले यहाँ से, बैलगाड़ी वगैरह जिसमें कि, और समाधियाँ जैसे कि देखा हम लोग, समाधियाँ ऊपर भी लोथल से ही प्राप्त हुई हैं, यहाँ से भी समाधियाँ मिली हैं। और भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि पूरी सभ्यता में जो है लगभग जितने भी स्थल हैं उसमें पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। लेकिन कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ भवन निर्माण में किसका उपयोग हो रहा है? कच्ची ईंटों का। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये है बनावली। नेक्स्ट जो स्थल है हमारा वो है बनावली। यहाँ से क्या मिला है? हल्की आकृति के मिट्टी के खिलौने। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो खिलौने बनाए गए हैं मिट्टी के, वो हल मिला है वहाँ पे। तो ये दर्शाता है कि प्रचलन में हल हो रहा होगा उस समय जो है, वो लोग प्रयोग करते होंगे, तभी उसको खिलौने के रूप में। ऐसे हम लोग देखते हैं कि गाड़ी आजकल बच्चे मार्केट प्लास्टिक वगैरह इन सब की तो प्रचलन में है ना गाड़ियाँ, इसलिए जो है तो बच्चों के खेल के लिए चूँकि मिट्टी के हल अपना बनाते होंगे। जौ के साक्षी मिले हैं। और तांबे के बाणाग्र, धनुष बाण होता है ना जो बाण, तो बाण का जो ये लकड़ी का होता है, इसके आगे वाले हिस्से में नुकीला एक तांबे का औजार लगा देते हैं, ताकि शिकार करना या किसी को मारना जानवर वगैरह आसान हो जाता है। तो किस धातु का है ये हिस्सा? तांबे का है जो है। वो तांबे के बाण आगे का हिस्सा बाण का तांबे का जो है वो बनावली से हमको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो स्थल है वो है सुरकोटदा। ये भी बंदरगाह नगर है। सुरकोटदा बंदरगाह नगर है। लोथल भी, जैसे कि हमने देखा कि ये भी प्रमुख बंदरगाह यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। और नेक्स्ट जो है दूसरा बंदरगाह नगर कौन सा है? तो सुरकोटदा, ये भी बंदरगाह है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस पूरी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि ये तो निश्चित है कि जो ये सभ्यता रही है वो अस्त्र प्रधान नहीं थी। अस्त्र को परिचित होंगे लोग, हो सकता जानते हों, लेकिन व्यापक उपयोग घोड़े का नहीं होता था। क्योंकि अगर व्यापक उपयोग होता है इसका जो है, तो बहुत अन्य जगहों से भी इससे कुछ साक्ष्य मिलने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। वो केवल एक स्थल ऐसा है सुरकोटदा जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ हमको प्राप्त हुई हैं और विशेष प्रकार की कब्रगाह मिली हुई है।
जो नेक्स्ट और अंतिम स्थल है हम लोग को देखना, वो है धौलावीरा। ये नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जो नगर है वो नगर 3 भागों में विभाजित है। बेसिकली जितने भी नगर यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो 2 ही हिस्सों में अच्छा, जितने भी नगर प्राप्त हुए यहाँ से, उसमें जो एक हिस्सा है पश्चिमी, वो है तो इसे उच्च भाग कह सकते हैं, या दुर्ग दुर्ग उच्च नगर, या दुर्ग भाग। और जो इसके सामने है वो है निचला नगर। ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि जो उच्च नगर रहा होगा, दुर्ग भाग है, वो यहाँ के शासक वर्ग के लिए बनवाया गया होगा, और यहाँ पर शासक वर्ग निवास करता था। जो निचला नगर है, इसमें जो कारीगर हैं, व्यापारी, शिल्पी, तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये जो है निचला नगर प्रयोग करते होंगे। लेकिन एकमात्र स्थल धौलावीरा, जिसमें क्या है धौलावीरा में, धौलावीरा में एक मध्य नगर भी प्राप्त हुआ है। उसके फिर बाद में है आपका निचला नगर। मध्य नगर और ये आपका निचला नगर। अर्थात ये जो धौलावीरा जो नगर प्राप्त हुआ है, ये 3 स्तरों में डिवाइड है। अर्थात ये दर्शाता है कि इसमें सामाजिक जो वर्ग हैं वो 3 वर्ग होंगे। एक तो शासक वर्ग होगा, एक कोई और वर्ग होगा, व्यापारी हो सकते हैं ये, क्योंकि पूरी सभ्यता व्यापार पर ही टिकी हुई है लगभग। तो ये निचला नगर है जो कि आम जन के लिए होगा। तो 3 भागों में विभाजित जो एकमात्र नगर है वो है धौलावीरा। 10 बड़े चिन्ह, एक यहाँ पे अभिलेख मिला है जिसमें बहुत ही 10 बड़े बड़े चिन्हों का उसमें, जो कि यहाँ की लिपि को दर्शाते हैं। ये लिपि हालांकि पढ़ी नहीं गई अभी तक, तो चित्रात्मक फॉर्म में है, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ से स्टेडियम मिला है, अर्थात ये लोग खेल में रुचि रखते होंगे। धौलावीरा से क्या मिला है, स्टेडियम मिला है जो है। जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे ये लोग। सोचिए 4500 साल पुराने भी लोग जल के प्रति कितने संवेदनशील रहे होंगे, कि साक्ष्य अभी तक जिंदा हैं उस समय के। तो ये जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो हम लोग देखे हैं यहाँ से कि क्या क्या मिला हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ का नगर नियोजन, हड़प्पाई लिपि। फिर नगर नियोजन, नगर नियोजन क्रम में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे भवनों का निर्माण हुआ ग्रिड पैटर्न में हुआ है, वो इस तरह से। जो चौराहे हैं, जो गलियां थी जो मेन, वो समकोण पर काटती थी। यहाँ से ये मेन गली है पूरी, एक ये गली हुई इस तरह से समकोण पे काट रही हूँ। बीच में ये छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, वहाँ पे मकान हैं लोगों को रहने के लिए, आवास हैं ये। तो एक ग्रिड पैटर्न पे प्राप्त हुआ है। और जो सड़कें थीं वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, और इसके किनारे किनारे नालियाँ मिली हुई हैं हमको।
जो कि कैसे हैं, कवर्ड हैं पत्थरों से टोटल। और ये नाली जो नगर के अंदर के हिस्से में है वो ढकी हुई है, और ये बाहर जैसे ही नगर के बाहर जाते हैं तो जो मेन नाला होता है बड़ा, उससे जाके मिल जाती हैं। तो नालियों का बंदोबस्त बहुत बेहतर था यहाँ पे, यानी कि स्वच्छता का ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया है। और लगभग प्रत्येक घरों में एक रसोई, रसोई घर, आंगन और कुआं, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अर्थात दर्शाता है कि कितने संपन्न लोग रहे होंगे। कुआं लगभग अधिकांश घरों में कुआं प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो ये तो इनका नगर नियोजन हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे भवनों का निर्माण किया, नालियों का कैसे प्रयोग करते थे जो है, सफाई स्वच्छता का जो है। तो और बताया कि जैसे कि धौलावीरा केवल 3 भागों में डिवाइड है, जितने भी नगर हैं वो लगभग सभी 2 हिस्सों में, नगर 2 भागों में विभाजित। इसका अपवाद क्या है, धौलावीरा एकमात्र, हम देख चुके हैं पहले। अपवाद, अपवाद क्यों है, क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, धौलावीरा इसका अपवाद है। बाकी सारे नगर जो हैं 2 भागों में विभाजित हैं, एक तो दुर्ग भाग और एक निचला नगर। दुर्ग भाग शासक वर्ग के लिए और निचला नगर आम लोगों के लिए था। विशाल स्नानागार भी मिले हुए हैं हर घरों में, अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो ये यहाँ का नगर नियोजन पैटर्न देखा हम लोगों ने। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखते हैं इसका हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि, अच्छा जो लिपि यहाँ प्राप्त हुई है, एक तो वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ने में असमर्थ। कैसी है ये, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ का मतलब चित्र के फॉर्म में, चित्रात्मक। और जो लिखने की कला थी इनकी, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से, अर्थात बाएं से दाएं। लेकिन इनके लिखने का क्रम था इस तरह से जो है, दाएं से बाएं क्रम में लेखन, दाएं से बाएं क्रम में या बाईं ओर। और जो भी प्राप्त हुई हैं यहाँ से, जो पिक्टोग्राफ फॉर्म में जो लिपि प्राप्त हुई है, वो अधिकांशतर मोहरों पे है। मोहरें किसकी हैं, या तो ज़्यादातर मोहर हैं सैलखड़ी पत्थर की, सैलखड़ी, या जो पकी मिट्टी होती है ना उसकी भी, उस पर भी इनको उकेरा गया है लिपि को। तो सैलखड़ी और पक्की मिट्टी पे यहाँ की जो लिपि प्राप्त हुई है, ज़्यादातर इन्हीं 2 फॉर्म में मिली है। अच्छा, इसका पहला नमूना जो प्राप्त हुआ वो 1853 में प्राप्त हुआ, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। 1853 में, 1853 ईस्वी में प्रथम नमूना, और 1923
तो पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। ये लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं कि कैसे लिखते थे, और पढ़ने में अभी तक नहीं जो आया है वो कैसे चित्रात्मक फॉर्म में है, क्योंकि और दाएं से बाएं और उसको लिखा जाता था, और कब इसकी खोज हुई सारा देख लिया हमने। और सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से, वो कैसे हैं, या तो यू आकार में, यू और मछली, मछली के आकार के सर्वाधिक चित्र हमको मिले हैं। जो चित्रात्मक फॉर्म में लिपि है ना, वो कैसी है, सर्वाधिक यू आकार की है, और दूसरा है आपका मछली के आकार, यू और मछली के आकार में प्राप्त हुई है। अच्छा, लिपि के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो है सामाजिक जीवन क्या था इस समय। सामाजिक जीवन, समाज में परिवार का एक अहम रोल था इसमें। परिवार और बहुत सारी बहुतायत में यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इतिहासकारों को मानना है कि संभवतः ये जो समाज था यहाँ का, वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक समाज, ऐसा मानना है इतिहासकारों, क्योंकि बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं मातृ देवी की, जो कि पकी हुई मिट्टी के उस पे हैं, और सैलखड़ी जो जैसा कि देखा उस पर उकेरी गई हैं ये। तो समाज में अच्छा, जैसे देखा हम लोग आवासीय की संरचना जो है कि पिछला नगर जो है वो ऊंचा है, दुर्गीकृत है, और जो निम्न नगर है वो सामान्य है। तो ये दर्शाता है कि जो यहाँ का समाज था वो असमानता को दर्शाता है ये, कि उसमें भी असमानता रही होगी। जो अधिक सक्षम लोग होंगे उन्होंने अपने लिए बड़े मकान बनवाए रहने के लिए, सामान्य लोगों के लिए निचला नगर था जैसे कि। तो ये क्या है, सामाजिक जीवन इनका क्या था, असमानता को दर्शाता है ये। असमानता को दर्शाता है। और ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों का उपयोग करते थे भोजन में अपने में। ऊन के वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र, सारे वस्त्रों का भी जो है कैसे थे लोग ये भोजन में, शाकाहारी एंड मांसाहारी। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, इन सब का प्रयोग करते थे। और खेल में भी रुचि रखते थे ये लोग। खेल, कौन कौन से खेल, पासा, चौपड़, और पशुओं का जो युद्ध वगैरह होता है, दौड़, ये सारी चीज़ें, खेल का भी इनका रुचि, खेल में भी रुचि था। असल में देखा हम लोगों ने पिछले उसमें कि स्टेडियम मिला हुआ है। तो स्टेडियम से क्या है कि वहाँ पे धौलावीरा से स्टेडियम मिला हुआ था, दर्शाता है कि खेल में रुचि यहाँ के लोगों की रही है। और जैसे कि हमें ज्ञात है कि प्रसाधन मंजूषा प्राप्त हुई है,
प्रसाधन मंजूषा। तो क्या क्या था यहाँ पे? सौंदर्य प्रसाधन की ओर लोग सौंदर्यता पर ध्यान। यहाँ का जो समाज तात्कालीन था वो सौंदर्यता पर भी फोकस करता था जो है, क्योंकि बहुत सारा देखा है, जैसे चन्हू से कंघा लिपस्टिक के और प्रसाधन मंजूषा का मिलना, ये दर्शाता है कि यहाँ पे लोग सुंदरता को भी, सामाजिक जीवन हम लोगों ने देखा इनका, और गणित हुआ, ज्योतिष हुआ, इन सब के भी जानकार थे लोग, यानी कि शिक्षा का स्तर भी ठीक था समाज का, क्योंकि इन विषयों का भी इनको पर्याप्त ज्ञान था। मापतौल प्रणाली, गहन क्षेत्र वगैरह इन सब के बारे में जो है जानकारी इनको अच्छी थी। तो सामाजिक जीवन के सारे पक्ष हैं इनके, और जो समाधिकरण की विधियां हैं वो भी अलग अलग प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। इसमें आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह जलाने की प्रथा जो होती है वो भी प्रचलन में था। आंशिक समाधिकरण क्या होता है कि जो शव होता है ना, शव को खुले में छोड़ देते हैं, जो भी जंगली जानवर गिद्ध वगैरह खाते हैं उसको जो है, और फिर बाद में जो ढांचा बचता है हड्डियों का उसको दफना दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। और पूर्ण समाधिकरण में पूरा शरीर को ही दफन कर देते हैं, और दाह संस्कार का भी प्रचलन था इसमें। तीनों चीज़ें यहाँ समाज में देखने को मिलती हैं। तो ये लगभग समाज के सभी पक्ष जो है हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसे था, क्या था जो है। राजनीतिक जीवन, जैसा कि ज्ञात है कि ये समाज व्यापार की तरफ जो है ओरिएंटेड था, व्यापार ओरिएंटेड था। तो प्रचलन में जो है व्यापार का बोलबाला रहा यहाँ पे। तो कैसा था? व्यापार प्रधान। इतिहासकारों को मानना है कि जनत्रात्मक था ये, जनतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक समाज। राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? जनतंत्रात्मक, और लोगों को डिसीजन में पार्टिसिपेट किया जाता था वहाँ उस समय। ये हंटर महोदय हैं जो, उन्होंने कहा है कि यहाँ संभवतः समाज जो है जनतंत्रात्मक था। हंटर के अनुसार ये चीज़ है। अच्छा, जो व्हीलर साहब हैं उन्होंने भी अपना एक इसके बारे में बहुत ही, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो शासन था वो था किसके हाथ में? मध्यवर्गीय लोगों के। मध्यवर्गीय लोगों के हाथों में था। उसमें धर्म की महत्ता थी, अर्थात धर्म से एकदम ये लोग तटस्थ नहीं थे। धर्म की महत्ता तो ये व्हीलर साहब ने कहा है इसके बारे में कि राजनीतिक सिस्टम क्या था इस समय शासन का जो है उस सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इनने भी जनतंत्रात्मक ही माना है, इन्होंने भी माना कि ये मध्यवर्गीय लोगों के हाथ में था, और लगभग धर्म की महत्ता से भी इनकार नहीं किया है इन्होंने, कि अर्थात धर्म की महत्ता भी थी इस समय। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक पक्ष जो है,
उसको हम देखते हैं। आर्थिक पक्ष इस समय आर्थिक पक्ष में देखेंगे तो जो कृषि और व्यापार दोनों ही अपनी उन्नत अवस्थाओं में थे ये इस समय, उन्नत अवस्था। जो कृषि का कार्य है ये ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों से ही नगरों को सप्लाई होती थी, अनाज वगैरह जो भी उत्पादन होता था। इसीलिए आप देखेंगे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इसमें नदियों के किनारे ही कोठार मिले हैं हम लोगों को। तो जो माल आता होगा, पहले क्या था ना कि नदियां ही परिवहन का एक सबसे सुलभ माध्यम हुआ करती थीं, क्योंकि आज की तरह जो जिस तरह से सड़क है, रेलवे है, उससे विकास तो नहीं था उस समय, स्वाभाविक सी बात है। तो नदियों के थ्रू ही आवागमन और वस्तुओं का आदान परिवहन होता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों से नदी के माध्यम से ही ये जो नगर थे महत्वपूर्ण, देखे हम लोगों ने, यहाँ पे अनाज वगैरह यहाँ पे इनके उपयोग के लिए आता था। और इनके इसीलिए जो कोठार बनाए गए हैं नदियों के पास में ही हैं, वो जो है दोनों साइड। तो कृषि और व्यापार इन दोनों का अपना महत्व था इस समय, उन्नत अवस्था में थे ये। अच्छा, व्यापार इनका आंतरिक तो था ही, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। 3 जगह व्यापार होता था मेन, 3 जगह। मध्य एशिया, मिस्र। मध्य एशिया में व्यापार होता था, मिस्र में भी और सुमेरियन लोगों के साथ भी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य एशिया में कैसे दर्रों के माध्यम से व्यापार होता था, और मिस्र और जो सुमेरियन लोग थे इनसे बंदरगाहों के थ्रू देखा था, जैसे कि धौलावीरा और जो एक और बंदरगाह देखे हम पिछले इसमें। तो यहाँ पे व्यापार का असल में क्या है कि जो ये सुमेरियन सभ्यता है, इससे कुछ वहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसको मेसोपोटामिया भी बोलते हैं। सुमेरिया इसके अंदर ही है। तो मेसोपोटामिया से कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेख प्राप्त हुआ है असल में यहाँ पे एक, उस लेख में जो उल्लेख है ना, उसमें दिलमुन दिलमुन मगान और मेलुहा, इनका उल्लेख है। जो दिलमुन है वो आज का बहरीन, बहरीन से इसका मेल होता है। वो मगान और मेलुहा, ये जो दोनों शब्द हैं ये सिंधु घाटी के लोगों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। तो ये पूछ लेता है कि मेलुहा या मगान जो है
क्या है आखिर इसका, तो हम लोग को क्या है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में या सिंधु सभ्यता को ये इंडिकेट करते हैं ये शब्द जो है आपके। तो आर्थिक जीवन में देखा हमने कि व्यापार बहुत अच्छी विकसित अवस्था में है, आंतरिक व्यापार तो है ही, साथ में बाहर की सभ्यताएं जो हैं उस समय की तात्कालीन, उनसे भी इनका व्यापार चलता था। कृषि भी उन्नत अवस्था में थी, गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, कपास, ये सभी फसलों को उपजाते थे और नदियों के किनारे ही कृषि होती थी। जैसे कि बारिश के लौट जाने के बाद जो ज़मीन खाली होती थी उसी में ये लोग बो दिया करते थे और बारिश के आने से पहले उसको फसल को काट के अपना अनाज को अलग कर लिया करते थे। तो ये कृषि का पैटर्न था इसमें। और कांसे के औजार, लकड़ी के हल, हल देखा कि इसे उसमें बनावली मिला हुआ है, तो हलों का प्रचलन में बहुत था, उसमें कांसे व लकड़ी। लकड़ी के हल कृषि में प्रयोग करते थे। अच्छा, ये जो सभ्यता है असल में वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है ये, अरे सॉरी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, कांस्ययुगीन। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ताम्रपाषाण, वो कैसा था, उसमें तांबा, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा का हुआ और तांबे से ही बनाया जाता है कांसा। तांबा प्लस टिन, इसको मिला के कांसे का निर्माण होता है। तो मिश्र धातु का ज्ञान लोगों को रहा होगा। तो टिन बेसिकली ये लोग अफगानिस्तान से मंगाया करते थे और तांबा जैसे देखा था ना, खेतड़ी जो राजस्थान में ही पड़ता है, खेतड़ी से तांबे का आयात करते थे और जो टिन आता था वो अफगानिस्तान से आता था, उसको मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे। जो भी कांसे के बर्तन या हल वगैरह हैं, औजार हैं अपने, उनका प्रयोग में लाने के लिए ये लोग बनाते थे इसको। अच्छा, यहाँ जो मिला है वो एक सींग वाला बैल, कोई गैंडा भी कह सकता है, एक सींग वाला जानवर है जो बहुत आयत में मिला है और बहुत पवित्र माना गया है। एक सींग वाला पशु। क्या नहीं मिला, घोड़ा, यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य नहीं, सिर्फ एक जगह थी सुरकोटदा, वहाँ से घोड़े का साक्ष्य हम देखेंगे, वहाँ से मिला हुआ है। बाकी जानवर सारे हैं यहाँ पे, हाथी और हिरन, बाघ, लगभग जानवरों को यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, गुजरात के जो नगर थे वहाँ लोग हाथी पालते थे गुजरात में। आज का जो गुजरात है वहाँ से जो स्थल मिले हैं, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपालखंड हमको देखे कि मिला था, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। हाथी पालते थे ये लोग। धार्मिक जीवन देखेंगे इन लोगों का क्या है, धार्मिक। धार्मिक जीवन में जाएंगे तो ये लोग पशु, मानव और प्रकृति पूजा, ये तीनों पूजाओं में इनका विश्वास था। वृक्ष कह लीजिए या प्रकृति जो है, क्योंकि वृक्ष प्रकृति से अलग नहीं है ना, एक ही है। अच्छा, समाज में जो है ना अंधविश्वास वगैरह या यही प्रचलन में था, क्योंकि बहुत सारे ताबीज मिले, प्राप्त हुए हैं यहाँ से, बहुत सारे ताबीज। अर्थात ये लोग भूत प्रेत को मानते थे, ये भूत प्रेत को, क्योंकि इसमें एक जो
मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है, उसमें एक बरगद का पीपल का कुछ वृक्ष है और उससे कोई आत्मा झांक रही है। तो ऐसा भी यहाँ से एक चित्र मिला हुआ है जो दर्शाता है कि इस समय भूत प्रेत को लोग मानते थे लोग, और बहुत सारे ताबीज़ों का चलन जो प्राप्त हुई हैं यहाँ से, ये दर्शाता है कि अंधविश्वास को ये लोग या इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे ये लोग, ठीक है ना। धार्मिक जीवन में मातृ देवी, रुद्र देवता, बहुत सारी प्रतिमाएं जो मिली हुई हैं वो किसकी हैं? मातृ देवी की। रुद्र देवता जिनके ऊपर एक 3 सींग वाला मुकुट लगा हुआ है, और लिंग योनि, इनकी भी ये लोग पूजा करते थे। इनको बेसिकली धार्मिक पक्ष इनका माना गया है। और विशाल स्नानागार मिला हुआ दर्शाता है कि ये अनुष्ठानिक कार्यों के लिए नहाने के बाद लोग अपना इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से कुछ पूजा पाठ वगैरह इस तरह करते होंगे। तो ये क्या है? स्नानागार मिला है। बहुत सारे स्वास्तिक, चक्र, ये सारी वस्तुएं मिली हैं। स्वास्तिक बताता है कि सूर्य पूजा का प्रचलन में, सूर्य पूजा प्रचलन में रही होगी इस समय। तो ये सारा इनका जो है धार्मिक जीवन जो है हम लोगों ने देखा। और लास्ट जो बचता है कि इसका अवसान कैसे हुआ इस सभ्यता का। इस सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या हैं? तो इतिहासकारों को मानना है कि कोई एक वजह पतन के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती है, उसके बहुत सारे सम्मिलित प्रभाव रहे होंगे, तभी ये सभ्यता अपने जो विकसित नगरीय अवस्था से धीरे धीरे पतन होते होते ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले जो मत है वो है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर साहब का, जिनका मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ इनके ऊपर, और आर्यों ने युद्ध से इनका इस सभ्यता का पतन हुआ है। युद्ध करते करते ये लोग, जो नगरीय जीवन था इनका वो नष्ट हो गया और ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके साहब, एस.आर. राव, इनका मानना है कि बाढ़, अचानक से इस रीजन में इतनी ज़्यादा बाढ़ आई और ये सभ्यता का पतन हो जाता है। आर.एल. स्टाइन, अमलानंद घोष ये भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन लंबे समय में, जैसे हम देखा कि जो हिमयुग था वो ख़त्म हो रहा था नवपाषाण काल आते आते जो है, तो उसके आगे की इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई और जलवायु परिवर्तन इतना व्यापक हो गया कि ये सभ्यता अपने पतन की ओर चली जाती है या पतन होता है। जिससे M.R. साहनी जी मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन, मतलब कुछ ऐसा जो पृथ्वी की सतह में उच्चावच हुआ जो है कि अचानक से कि जल का जो है जमाव हो गया इस क्षेत्र में और ये सभ्यता अपने नष्ट हो गई। Q.R. कैनेडी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा, जैसे महामारी टाइप का कोई ऐसी आई है और इनको तबाह कर दिया उसने। जॉन मार्शल साहब हैं, इनका भी मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता, हालांकि ये तर्क बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता से संदर्भ है यहाँ पे कि ये लोग शांति प्रिय थे, व्यापारी, चूँकि व्यापारिक प्रधानता थी इसमें, युद्ध प्रिय कम थे ये लोग, जो है शांति प्रिय ज़्यादा थे। तो जो बाहर से आए अन्य सभ्यताओं के लोग या बाहर से जो आक्रमण हुए उसका ये प्रतिरोध नहीं कर पाए, तो उनका जो प्रशासनिक शिथिलता थी जो यही इनके नष्ट होने का कारण या पतन का कारण बनी। तो ये तमाम मत हैं, कोई एक नहीं हो सकता, इसमें सम्मिलित प्रभाव रहे होंगे, वैलिड कोई एक नहीं है, सबके इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष थे उनको हमने देखा। और चलिए, धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।